दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। दोस्तों, दूसरा गोल मेज सम्मेलन लंदन में हुआ, जो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सर्वदलीय मंत्रिमंडल में अनु-उदारवादियों का बहुमत था। अनु-उदारवादियों ने सैमुअल हक को भारत मंत्री और लॉर्ड वेलिंगटन को भारत का वायसराय बनाया गया था। 7 सितंबर 1931 को गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी जी एसएस राजपुताना नामक जहाज से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे। दिल्ली समझौते के आधार पर गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में थे। गांधी जी ने भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए बुलाए जाने के कारण दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी जी डॉक्टर अंसारी जैसे राष्ट्रवादी मुसलमानों को भी कांग्रेस की तरफ से शामिल करना चाहते थे, लेकिन वह इसके लिए सहमत नहीं हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस कार्य समिति सदस्य सरोजिनी नायडू भी इसमें भाग लेने गई थी। इनके साथ एनी बेसेंट भी थी। इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में राजनीतिकों की कुटिल चाल के कारण सांप्रदायिक समस्या उभर कर सामने आई। इस सम्मेलन की मुख्य समस्या संघीय ढांचे और अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा से संबंधित थी। इन दोनों समितियों में गांधी जी को रखा गया। हिंदू बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों ने उत्तरदायी सरकार की मांग की, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खां ने इसका विरोध किया। मुसलमानों के अतिरिक्त अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। गांधी जी ने अनुसूचित जाति को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर इसका विरोध किया। अलग निर्वाचक मंडलों की मांग अब न केवल मुसलमान बल्कि दलित जातियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन भी करने लगे थे। 13 नवंबर को यह सब समूह संयुक्त कार्यवाही के लिए अल्पसंख्यक समझौते के रूप में एकजुट हो गए। गांधी जी इसे बड़े दुखी हुए। सम्मेलन में भारतीय संघ की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई। अनेक प्रतिनिधियों ने केंद्र में द्वैत शासन अपनाने की बात की थी। गांधी जी की जोरदार वकालत के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने तुरंत औपनिवेशिक स्वराज देने की बात स्वीकार नहीं की। 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। 28 दिसंबर 1931 को भारत पहुंचने पर स्वागत के लिए आई हुई भीड़ को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन अपने देश की इज्जत को मैंने बड़ा नहीं लगने दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी के बारे में कहा, अर्धनंगे फकीर की ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार देशद्रोही
फकीर गांधी जी को बराबर का दर्जा देकर बात कर रहे हैं। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। दिल्ली समझौता के आधार पर गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज परिषद में भाग लिया। परिषद की बैठक में भाग लेने से पूर्व गांधी जी ने यह आशंका व्यक्त की थी कि इस बात की पूरी आशंका है कि मैं वहां से खाली हाथ लौटूंगा। वास्तव में यह बात सच निकली और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ ही लौटे, लेकिन उनके लौटने तक भारत के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ चुका। लॉर्ड इरविन के स्थान पर वायसराय की कुर्सी पर लॉर्ड वेलिंगटन विराजमान थे। लॉर्ड वेलिंगटन गांधी इरविन पैक्ट भूल को सुधारने के लिए और उस पैक्ट के द्वारा कांग्रेस और गांधी की प्रतिष्ठा में हुई वृद्धि को समाप्त करने के लिए आतुर थे। एच.जी. हैग जैसे लोग यह दिखाना चाहते थे कि हम कांग्रेस के समर्थन सहयोग के बिना भी राज कर सकते हैं। इस स्थिति में एक को तो भारत सरकार ने गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन करना जारी रखा, दूसरी ओर इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी कि किसी भी नए आंदोलन का दमन जीए लॉ की शब्दावली में सिविल मार्शल लॉ द्वारा किया जाए। इस सिविल मार्शल लॉ का मूल मंत्र हिमसेन के शब्दों में यह था, एकदम प्रहार किया जाए और प्रहार कड़ा हो। नीति का ही परिणाम था कि 28 दिसंबर 1931 को गांधी के भारत आने से पूर्व ही जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खां जैसे नेता जेल में बंद थे। गांधी ने वायसराय से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया, तो कांग्रेस के सामने 19 दिसंबर की कार्यकारिणी बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने और सरकार द्वारा आंदोलन और फैसला कौन हमला करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रहा। इस प्रकार द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई।